अब हम पढ़ेंगे रियो समिट, या इसे अर्थ समिट कहते हैं, या इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम। तो ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी हमारी मैंने बताया था अभी 1991 में हमने एक बनाया था, ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनाई थी। उसके बाद हमने जाके 1992 में हमने इसको डेवलप किया था। 1992 में हमने रियो समिट कर दिया था इसको। तो रियो समिट 3 से 14 जून के बीच में स्टार्ट की गई 1992 में। ये रियो डी जनेवो में हुई थी, ब्राज़ील में। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कंज़र्व आर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो हम नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको हमने बचाना है और कंज़र्व करना है। इसमें क्या हुआ, इसमें दो तरह के चीज़ें आई, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और एक डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, जो रिसोर्सेज थे वो इतने ओवर यूटिलाइज़ कर दिए कि आगे वाली जनरेशन को अभी से दिक्कत होने लग गई। तो उन्होंने सोचा कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो आगे वाली जनरेशन को तो हम कुछ दे के ही नहीं जाएंगे। ना पानी होगा, ना फूड होगा, ना शेल्टर होगा, ना सैनिटेशन की अच्छे से हो रहा है, मतलब एनर्जीज़ तो हम सारी यूज़ कर करके ख़त्म कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है और हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इनको बचाने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और सारी कंट्रीज़ को आपस में मिल के काम करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सब आएंगे, रियो समिट में किया कि हम बायोडाइवर्सिटी, 3 ट्रीटी की इन्होंने, कि मेन जो एम रखे बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग एंड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स तो होता है कि जो डेजर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ हमारा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ये डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं और जो ग्रीन एरिया है वो कम होता जा रहा है। इसका मेन एग्जांपल अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका में ये चीज़ हो रही है, हमारे डेजर्ट्स इंक्रीज़ हो गए हैं और जो वहाँ पे ग्रीन एरिया है, वो प्लांट्स हैं, वो सब कम होते जा रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें कंसीडर की गई। लेकिन हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इन लोगों ने आपस में ले लिया। तो हमारे दोनों के बीच में फिर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये हुआ कि हम तो स्टेज पे पहुँचे भी नहीं जिस स्टेज को ये जाके रोकने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था थोड़ा सा। हमने मतलब जो सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा कि ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा है ये आप लोगों की वजह से हो रहा है, तो आप लोगों को पहले इस सब को स्टॉप करना चाहिए। तो इसमें धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे कि कुछ 37 कंट्रीज़ आई, उन्होंने साइन किए अपने ग्रीन हाउस एमिशन को डिक्रीज़ करने के लिए, ऐसे से है इसमें। फिर मतलब यहाँ पे हमने पहले क्या किया, 3 ट्रीटी बनाई कि हमने 3 ये मेन एम रखे अपने रियो समिट में। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया है, ये यूनिफेक का। हमने कहा कि यूनिफेक को बनाते हैं जो क्या करेगी, नेगोशिएट करेगी अर्थ समिट के ऊपर। 1992 में बनाया। इसका काम क्या था, इसका काम था कि ग्रीन हाउस गैसेस था जो उनको स्टेबलाइज़ करना है, उनको डिक्रीज़ करना है या उनको बढ़ने से रोकना है। तो इसमें सारी कंट्रीज़ को बुलाया गया और सारी कंट्रीज़ को कहा कि आपको इस बारे में डिस्कशन करना है। तो मैंने यहाँ एक सिंपल ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की है कि जितने भी ऑल मेंबर्स थे, मतलब जितने भी कंट्रीज थी वो आई, यूनिफेक में मीटिंग हुई, देन सिग्नेचर किए गए कि हाँ मतलब हम इस बारे में मतलब टेक केयर करेंगे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। और उसके बाद एक मतलब एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाई गई जिसको कॉप का नाम दिया गया, जिसको हम अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं। तो ये सब बन गई हमारी। ये हमने फिर 1995 में बनाई। तो कॉप 1 जो हमने बनाया, मतलब वो हमारे मतलब ये जो यूनिफेक बनाई थी 1992 में बनाई थी, और जो ये हमने डिसीज़न लिया था जो कॉप बनाया था, कॉप हमारा 1995 में बना था। और हमारी फर्स्ट मीटिंग इसकी जर्मनी में हुई थी और सेकंड मीटिंग इसकी स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। तो उसके बाद हमारा अब जो इसकी मीटिंग होगी, अब ये 26 कोप की मीटिंग होगी, ये नवंबर में इसकी मीटिंग होगी। और ये इस बार मीटिंग कहाँ हो रही है, ग्लासगो यूके में होगी। जो अब ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इसकी डेट डिसाइड हुई है। इन लोगों ने मिलके क्या किया, फिर इसके अंदर क्या था, सारी जो कंट्रीज़ थी वो नॉन बाइंडिंग थी। मतलब हमने ये तो कहा कि सारी कंट्रीज़ को ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है और काम करना है, लेकिन इसमें बाइंडिंग नहीं थी किसको कितनी कम करनी है और कौन कंट्रीज मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें वो नहीं था। अब कुछ कंट्रीज़ ने तो इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को करने के लिए हेल्प किया और कुछ ने नहीं किया, तो इसमें नॉन बाइंडिंग थी। तो
इसको इम्प्रूव करके हमने अपना बनाया क्योटो प्रोटोकॉल। इसका नाम क्योटो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये क्योटो जापान में एक जगह थी जहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो इसका नाम इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल कर दिया गया था। इसमें हमने क्या डिसाइड किया था, हमने सोचा इसमें डिसाइड किया था ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो हमें 5.2% जैसे मर्जी करके हमें डिक्रीज़ करना है। तो ये COP3 में हुआ था। ये हमारी मीटिंग COP3 में हुई थी और 11 दिसंबर 1997 में हुई थी। दिस इज़ द थर्ड मीटिंग ऑफ यूनिफेक। यूनिफेक बना पहले, देखो यूनिफेक के बाद पहले रियो समिट हमने पढ़ा, फिर रियो समिट के बाद यूनिफेक पढ़ा। यूनिफेक में जाके क्योटो प्रोटोकॉल आया। यूनिफेक में कोई बाइंडिंग नहीं थी, कोई कंट्री कर रही थी कोई नहीं कर रही थी, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में हमने किया कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और वो लोग जिम्मेदारी लें और कहीं ना कहीं बाइंड हों इस चीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में ये एमिशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। तो इस चीज़ को कंसीडर किया गया और इसको COP3 का नाम दिया गया। इसमें ये जब बना ये था 11 दिसंबर 1997 में, लेकिन बहुत साल तक ये इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। ये इम्प्लीमेंट 16 फेब 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया और इसका फर्स्ट टारगेट रखा गया 2008 से 2012 के बीच। हमने कहा कि 2008 से 2012 के बीच में हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत कम करेंगे और इसमें 84 कंट्रीज़ ने तो आके साइन किए, मतलब पार्टिसिपेट तो 192 कंट्रीज़ ने किया, लेकिन 84 कंट्रीज़ ही कहीं ना कहीं इसमें साइन किए और बाइंड हुई कि हाँ हम पूरा यही ट्राई करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इसमें था दो तरीके से, इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि दो तरीके से होते हैं, एक तो साइंटिफिक एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो साइंटिफिकली तो ये था कि ह्यूमन के थ्रू होता है, सेकेंड ये जो ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू होता है, तो इस चीज़ को हमें कंसीडर करके कम करना है। अब क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल हुआ और ये 2012 में ख़त्म हो गया। अब 2012 में जब ख़त्म हो गया तो हमें न्यू कुछ लाना था, तो इसमें हमने दोहा राउंड आ गया। दोहा इसलिए था क्योंकि ये कतर में मीटिंग हुई थी और जिस एरिया में हुई थी, जो मतलब सिटी में हुई थी, वो दोहा था, तो इसको दोहा राउंड दे दिया गया। तो इसमें भी यही था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए। इसमें अब हमने टारगेट रखा कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल जो सक्सेसफुल रहा थोड़ा बहुत, उसको हमने अब यहाँ बढ़ा के हमने 20% उसको कम करना है। मेन तो इसमें हमने जो न्यू एडिशन किया वो हमने एक न्यू गैस थी नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड ट्राईफ्लू ऑक्साइड, तो हमने ये कहा कि उस गैस को हमें कम करना है। तो हमने इसका टारगेट रखा फर्स्ट राउंड के बाद 2013 से 2020 तक की, हमने दोहा राउंड में डिसाइड किया है कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन थोड़ा और कम करना है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो हमने डिसाइड तो किया, लेकिन ये भी वही इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था तब तक। तो इसमें इतने में हमारा लीमा कोलोन क्लाइमेट चेंज भी आ गया। अब लीमा भी एक एरिया का नाम था जो पेरू में था, तो हमने वहाँ पे डिसाइड की, वहाँ पे मीटिंग हुई। तो वहाँ COP20 की मीटिंग हुई थी और वो हुई थी दिसंबर में 2014 में। अब क्या हुआ कि हमने ना कुछ अमेंडमेंट किए इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल में, कि इसमें 192 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और हमने कुछ अमेंडमेंट किए कि हमने ज़ीरो ग्रीन हाउस गैसेस करनी है टिल 2050। मतलब जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट से, मतलब जो ये कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैसेस हैं, CFC गैसेस हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, मतलब इन गैसेस की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट हो रहा है वो हमें कहीं ना कहीं ज़ीरो करना है। और ये हमने टारगेट रखा कि हम 2050 तक ये कम करेंगे। तो इसमें हमने अमेंडमेंट की और हम इसमें ना बाइंड कर रहे थे कि कंट्रीज़ को कि आप आओ और सिग्नेचर करो और अपनी अपनी कंट्रीज़ की अपनी अपनी वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप अपने एरिया को ठीक करोगे। इसमें क्या हुआ, फिर 31 कंट्रीज़ तो एग्री हुई, लेकिन 144 कंट्रीज़ ने तब मतलब कोई हाँ और ना नहीं बोला। उन्होंने मतलब इसको डिनाई भी नहीं किया, लेकिन इसको जस्टिफाई भी नहीं किया उस टाइम। फिर हमारा क्या हुआ कि एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा। पेरिस एग्रीमेंट हमारा 2015 में हुआ, मतलब आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि पहले क्योटो हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, ये 2012 तक ख़त्म हुआ। 2012 के बाद दोहा राउंड हुआ, दोहा राउंड 13 मतलब से 20 तक उसका रखा और ये 12 में ही स्टार्ट हुआ था, कतर में हुई थी इसकी मीटिंग। फिर लीमा कॉल हुआ था, लीमा कॉल
2014 में हुआ था। उसके बाद अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ये 2015 में हुआ। इसमें क्या था, इसमें अब हमने ना वॉलंटरी कंट्रीज़ को बुलाया। हमने सारी कंट्रीज़ को कहा कि आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, हम लीगली बाइंडिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम करें और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज है उसको हमें डील करना चाहिए, ताकि हम अपने ग्रीन एंड क्लीन कर सकें काइंड ऑफ, और हम मतलब आगे वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जा सकें। और क्योंकि वही है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं और हम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो इसलिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ। तो ये एग्रीमेंट में क्या हुआ, 22 अप्रैल जो अर्थ डे माना जाता है वो ओपन डे रख दिया, कि सारी कंट्रीज़ को लिए ओपन कर दिया ये न्यूयॉर्क में, कि आप लोग जो भी कंट्रीज़ इसमें साइन करना चाहती हैं और मतलब वो लोग आ सकते हैं और साइन कर सकते हैं, और इस एग्रीमेंट को फिर एनफोर्स किया जाएगा। फिर इसको एग्रीमेंट को बहुत सारी कंट्रीज़ ने 12 दिसंबर तक बहुत सारी कंट्रीज़ में साइन कर दिए और ये एग्रीमेंट एनफोर्स हो गया। और ये जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ ये 4 नवंबर 2016 से ये इम्प्लीमेंट हो गया। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, 4 नवंबर 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, ये जब इम्प्लीमेंट हुआ था ये मार्किश में हुई थी, ये मतलब जब ऐसे ये डील हो रही थी तो इसको मार्किश अकॉर्ड का नेम दे दिया गया। तो COP22 तब तक स्टार्ट हो गई थी मीटिंग। तो इसमें क्या हुआ, जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें 37 कंट्रीज़ को बाइंड किया गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको बाइंड किया गया कि वो अपने एरियाज़ में, अपनी कंट्रीज़ में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उनको डिक्रीज़ करें। और बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीज़ थी, 135 रिमेनिंग कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो अपनी कंट्रीज़ में जितना भी अभी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो गैसेस का एमिशन है उसको डिक्रीज़ वो भी करेंगे, और डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को भी कम करेंगे, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को भी कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को भी कम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम को भी कम करेंगे। मतलब जो ये जो मेन एजेंडा स्टार्ट हुआ था, ये 3 ट्रीटीज़, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा और इस प्रॉब्लम को भी कम किया जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसमें मेन जो पेरिस एग्रीमेंट था, इसमें मेन बात जो कंसीडर की गई थी वो ये थी कि हम सारी कंट्रीज़ को मिलके अपना जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे वो +और -2 डिग्री नहीं होने देना, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होने देना है, विदिन हमने इसके अंदर ही रखना है। क्योंकि हर साल जब गर्मी आती है, अगर आप देखते हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, फिर अगले सीज़न में और ज़्यादा हो जाता है, फिर अगले सीज़न में और ज़्यादा होता है। तो सारी कंट्रीज़ ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो इन्होंने कहा कि टेम्परेचर को +-2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है। और ये कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने में भी कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। ये सारा था रियो समिट। और रियो समिट के बीच में जो हमने पढ़ा आपका क्योटो प्रोटोकॉल, लिमा कॉल एंड दोहा राउंड, यूनिफेक क्या होता है और पेरिस एग्रीमेंट क्या था और क्या चीज़ को कंसीडर किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में तो बेसिकली बाइंडिंग थी, और इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट थे इसमें बाइंडिंग नहीं थी, लीगली बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन वॉलंटरी कंट्रीज़ आई थी और जिन्होंने साइन किया था। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में तो हुआ था कि जो कनाडा था उसने पहले माना था कि वो उसमें साइन कर दिए कि हाँ लीगली बाइंड किया, लेकिन जब वो अपनी कंट्री में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एमिशन को नहीं चेंज कर पाया तो उसने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया और उस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था। तो ये टॉपिक यहाँ तक था। नेक्स्ट है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ग्लोबल, इसमें भी क्या हुआ है, ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ है कि हमने जो हमारी जो अर्थ की ऊपर की जो त्वचा है कह लो, या जैसे ये सरफेस है, हमारा सरफेस के ऊपर ये होता है 10 किलोमीटर्स तक यहाँ पे होता है 10 किलोमीटर तक। तो हमारे जैसे जो ग्रीन गैसेस मूव करती हैं, इससे ऊपर का जो एरिया होता है जिसमें ओजोन लेयर होती है, तो ये वाला होता है हमारा ये
स्ट्रेटोस्ट्रॉफिक ओजोन इसको बोलते हैं, स्ट्रेटोस्ट्रॉफिक ओजोन। तो ये ट्रांसोस्ट्रॉफिक ओजोन होती है। तो इसमें ये कंसीडर किया गया था कि जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं कम करेंगे और ठीक करेंगे। ये वाला जो एरिया होता है ट्रोपोस्फियर होता है, ये स्ट्रेटोस्फियर होता है। तो जो इसमें जो जो ओजोन लेयर होती है वो इसके बीच में होती है। तो इसमें हमने कहा था कि जो डिप्लीशन है, मतलब जो ओजोन लेयर हमारी छलनी होती जा रही है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की वजह से, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे और ठीक करेंगे। तो ये हमारा जो हुआ है ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये लॉन्च किया है। इन्होंने ही, इनके माइंड का ये आइडिया था। ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस। ये 30 नवंबर 2015 में स्टार्ट हुआ। ये जब हमने ये मरकश अराउंड किया था, तो जब इसकी मीटिंग हुई थी तो इन्होंने ये एजेंडा भी रखा था, ये डिस्कस किया गया था वहाँ पे। और इसको इन्होंने कहा था इसी राउंड में कि हमें सोलर अलायंस को, सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपने रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट लगाओ, सोलर प्लांट्स लगाओ। ये थोड़ा हमारी रिसोर्सेज को इम्प्रूव करेंगे। तो इसलिए ये बना, सारी कंट्रीज़ को ये जो इन्होंने टॉपिक उठाया था वो एग्री हुए और बहुत 120 कंट्रीज तो उसी टाइम एग्री हो गई थी। तो इसका मेन हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और ये 30 नवंबर 2015 में फाउंड किया गया था। तो लेकिन आज तक धीरे धीरे करके इसमें ये ओपन है सिग्नेचर के लिए, यहाँ पे कोई भी कंट्री आके साइन कर सकती है। और इसमें अब तक 200 कंट्रीज जुड़ चुकी हैं जो कह रही हैं कि हाँ, हमें सोलर लाइंस को इम्प्रूव करना चाहिए इंटरनेशनली। और अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब जो ऐसे चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में बचानी चाहिए, उनको बचाना चाहिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें कुछ छोड़ देना चाहिए। अभी तक ये टॉपिक यहीं तक है।